इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन के लिए एडमिशन गाइडलाइन। एडमिशन गाइडलाइन का ये फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए गए एडमिशन गाइडलाइन की जनरल गाइडलाइन को डिस्कस में आपके साथ करने। चलिए, जैसे कि आज जानते हैं, आज ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एक एडमिशन गाइडलाइन इशू की गई है। और आप लोग ये भी जानते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा हुआ है, एडमिशन शेड्यूल के बारे में जानकारी जिसके अंदर मैंने दी थी कि कल से ये एडमिशन गाइडलाइन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, और 7 तारीख से ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एज ए पेरेंट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई पेरेंट्स एडमिशन करवाना चाहता है अपने बच्चे को तो 7 तारीख को फॉर्म फिलअप कर सकता है। और कल 6 तारीख को ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है इसके बारे में हर केंद्रीय विद्यालय के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल गाइडलाइन के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है इसे हम डिस्कस करेंगे, यानी कि ये जो गाइडलाइन है किसके ऊपर अप्लीकेबल है, यानी कि ये गाइडलाइन के अंदर किस स्कोप को कवर किया जा रहा है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो गाइडलाइन है केंद्रीय विद्यालय के, इसके अंदर देश भर के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, यानी कि 1200 प्लस केंद्रीय विद्यालय जो हमारे देश के अंदर है, सभी के लिए ये गाइडलाइन अप्लीकेबल है। बट कुछ कंडीशन में यहाँ पर कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं हमारे देश के अंदर और देश के बाहर भी जो कि इस गाइडलाइन के अंदर कवर नहीं होते। सबसे पहले आपको पता होगा कि राष्ट्रपति भवन के अंदर यानी प्रेसिडेंट स्टेट के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, ये इस गाइडलाइन के अंदर कवर नहीं होता। इसके साथ साथ वो सारे केंद्रीय विद्यालय जो कि अब्रॉड में लोकेटेड हैं वो भी इसके अंदर कवर नहीं होती। यानी कि केंद्रीय विद्यालय जो मॉस्को के अंदर लोकेटेड है रशिया के अंदर, ये कवर नहीं होता इसके अंदर। केंद्रीय विद्यालय काठमांडू जो नेपाल में लोकेटेड है, ये भी इस गाइडलाइन के अंदर कवर नहीं होता। इसके अलावा तेहरान के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय है, ये तीनों केंद्रीय विद्यालय इसके अंदर कवर नहीं होते। और साथ के साथ जो राष्ट्रपति भवन के अंदर, यानी कि 4 ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जो कि इस गाइडलाइन के अंदर कवर नहीं होते हैं। अदरवाइज बाकी जो रिमेनिंग जितने भी केंद्रीय विद्यालय, सभी के अंदर ये गाइडलाइन फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपको ये सारी जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय की में एडमिशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ की टर्म है जो कि मैं इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करूंगा, और साथ के साथ जब एडमिशन प्रोसेस को आप लोग एक एक करके समझेंगे तो ये टर्म बार बार यूज भी होने वाले हैं। अगर आपको इसकी करेक्ट जानकारी होगी तभी जाकर के आप इस गाइडलाइन को अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे ये वो सभी जो एम्प्लॉय हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, खासतौर पर जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं वही इसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करते हैं, ठीक है, अडॉप बेसिस पे जो काम करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर कवर नहीं होने वाले। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें तो उसी तरह जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस किया मैंने, यहाँ पे भी रेगुलर एम्प्लॉय होने चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ वही एम्प्लॉय होंगी जो भी स्टेट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंक्शन पोस्ट पे काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी को अंदर इसके अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे इन दोनों टर्म्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ट्रांसफर का, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर का बड़ा इशू रहता है कि एडमिशन के टाइम पे कि ट्रांसफर के हिसाब से कैसे बच्चों का एडमिशन होगा। तो इस टर्म को पहले समझना होगा कि ट्रांसफर की डेफिनेशन इस गाइडलाइन के अंदर क्या बताई जा रही है। तो सबसे पहले ये ट्रांसफर, जैसे किसी पेरेंट्स का ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर की डेफिनेशन केंद्रीय विद्यालय इस तरह से समझता है कि मिनिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 20 किलोमीटर होना चाहिए, और जिस भी प्लेस पे ट्रांसफर हो रहा है वहां पे जो उसका टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड जो होना चाहिए पेरेंट्स का, वो 6 मंथ्स का होना चाहिए। यानी कि एटलीस्ट 6 मंथ काम किया वो होना चाहिए, तभी एडमिशन उसके बच्चे को मिलेगा। और साथ के साथ जो प्रीवियस प्लेस से और करंट प्लेस की जो डिस्टेंस होना चाहिए वो एटलीस्ट 20 किलोमीटर तो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तभी हम ट्रांसफर को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक टर्म यूज होता है कि ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है, और साथ के साथ ये पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जहां पे गवर्नमेंट का शेयर एटलीस्ट 50% है या फिर इससे ज्यादा है, उसे ही पीएसयू या फिर ऑटोनोमस बॉडी की डेफिनेशन के अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी को इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ टर्म यहाँ पे बार बार यूज होने वाले इस गाइडलाइन के अंदर, प्रोजेक्ट या फिर आईएचएल। आईएचएल का मतलब यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग और प्रोजेक्ट, यानी कि वो सारे केंद्रीय विद्यालय जहाँ पे जो स्पॉन्सरशिप का जो काम करने का जो काम करती है वो प्रोजेक्ट या फिर आईएचएल
केंद्रीय विद्यालय को स्पॉन्सर करती है, तो वो जो केंद्रीय विद्यालय जिस कैंपस के अंदर कवर होता है उसे हम बोल देते हैं कि ऐसा केंद्रीय विद्यालय जो कि प्रोजेक्ट के अंदर कवर हो रहा है या फिर IHL के अंदर कवर होने वाला है। यानी कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो प्रोवाइड की जाती है ये गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट ना प्रोवाइड करके यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है या फिर IHL है वो केंद्रीय विद्यालय को एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जैसे ये सारे टर्म आपको अच्छे से क्लियर हो गए तो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रियोरिटी इन एडमिशन। देखिए एडमिशन होते समय एक चीज का आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है कि एडमिशन से पहले आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहला ये कि केंद्रीय विद्यालय किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। यानी कि सबसे पहले तो यूजली जो टर्म यूज होता है कि जो केंद्रीय विद्यालय या तो सिविल सेक्टर का होगा या फिर डिफेंस सेक्टर का हो। ठीक है, अगर इसके अंदर केंद्रीय विद्यालय आता है तो यहाँ पे एडमिशन के लिए 5 कैटेगरी रखी गई है। यानी कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए 5 प्रियोरिटीज होगी, इसके बेसिस पे किसी भी बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होने वाला है। और ये जो प्रियोरिटी कैटेगरी होगी कैटेगरी 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से ये एडमिशन कैटेगरी केंद्रीय विद्यालय के अंदर एडमिशन के लिए बच्चों का होने वाला है। अब बात ये करते हैं कि ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इसके अंदर कौन से बच्चे कवर होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी का मतलब ये है जिनके पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय के अंदर फर्स्ट कैटेगरी अंदर कवर होने वाले वो पेरेंट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई दोनों तरीके के हो सकते हैं, यानी जिनकी जॉब ट्रांसफरेबल है वो भी कवर होते हैं इसके अंदर, और जो नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है वो भी इसके अंदर कवर करते हैं। और साथ के साथ जो एक्स सर्विसमैन है उनके बच्चे हैं तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर कवर होते हैं। यानी फर्स्ट सबसे पहले जो जिनको प्रियोरिटी दी जाएगी एडमिशन के टाइम पे वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, चाहे वो ट्रांसफरेबल जॉब हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल जॉब हो, दोनों इसके अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सेकंड कैटेगरी किसकी होने वाली है। तो सेकंड कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशन IHL कैटेगरी का है या फिर ऑटोनोमस बॉडी है या PSU के अंदर जो इंस्टीट्यूशन आता है उसके अंदर अगर कोई पेरेंट्स काम कर रहा है तो उनके बच्चों को यहाँ पे सेकंड कैटेगरी कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हों और वो एम्प्लॉई जो होंगे वो ट्रांसफरेबल जॉब वाले भी हो सकते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब वाले भी हो सकते हैं। तो उन एम्प्लॉई के जो बच्चे होंगे उनको एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे प्रियोरिटी कैटेगरी 3 यानी कि एडमिशन कैटेगरी 3 के अंदर उनको कंसीडर कर लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 के अंदर वो सारे बच्चे कंसीडर किए जाएंगे जिनके पेरेंट्स किसी PSU में काम करते हो या किसी ऑटोनोमस बॉडी में काम करती हो, लेकिन ये जो PSU और जो ऑटोनोमस बॉडी होंगे किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रन किए जा रहे हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल हो उस ऑटोनोमस बॉडी को एक तरह से उसके 50% से ज़्यादा उनका शेयर हो तो उसे हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कैटेगरी 4 के अंदर। उसके बाद इन चारों कैटेगरी के अंदर जो भी नहीं आते उनको हम लोग लास्ट में 5th कैटेगरी के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि 1 से लेके 4 तक कैटेगरी के अंदर जो भी बच्चे नहीं आ रहे उसे लास्ट कैटेगरी 5 के अंदर कंसीडर कर लिया जाएगा। देखिए अभी तक मैंने जो डिस्कस किया आपको या प्रियोरिटी इन एडमिशन कैटेगरी के अंदर, तो सभी को मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें सिविल और डिफेंस सेक्टर के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय आते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद जैसे यहाँ पे वो सारे केंद्रीय विद्यालय जो सिविल और डिफेंस के सेक्टर के आते हैं इसे तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे केंद्रीय विद्यालय हैं जो कि किसी सिविल या डिफेंस सेक्टर के अंदर ना आते हुए किसी प्रोजेक्ट के अंदर कवर होते हैं। यानी कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय को एक स्पॉन्सरशिप जो की जाती है किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा या फिर किसी हाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के द्वारा या किसी प्रोजेक्ट के द्वारा जो स्पॉन्सरशिप की जाती है उसे इसके अंदर कवर कर लिया जाता है। तो इसके जो एम्प्लॉई होते हैं यानी जो प्रोजेक्ट के जो एम्प्लॉई होंगे उनको यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी के अंदर कवर कर लिया जाता है। ठीक है, और ये जो एम्प्लॉई होंगे ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी जो हायर किए जाते हैं उनको भी, उनके जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी के अंदर कवर कर लिया जाता है। और साथ के साथ जो उसके रेगुलर एम्प्लॉई होते हैं उनको भी इसके अंदर कवर कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पे टोटल कैटेगरी जो हो जाएगी प्रियोरिटी बेसिस पे 6 कैटेगरी हो जाएगी। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो प्रोजेक्ट के जो एम्प्लॉई हैं उनके जो बच्चे हैं उनको एडमिशन सबसे पहले दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग 5 कैटेगरी जैसे कि हम लोगों ने सिविल और डिफेंस सेक्टर के अंदर जो डिस्कस किया था इसी तरह से 5 कैटेगरी और होने वाली है इसके अंदर, लेकिन वो कैटेगरी 2, 3, 4, 5 और 6 के अंदर कवर हो जाएगा। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई होने वाले हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं चाहे वो जॉब ट्रांसफरेबल जॉब वाले हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल जॉब वाले हो, उनके जो बच्चे होंगे उन्हें यहाँ पे कैटेगरी 2 के अंदर कवर कर लिया जाएगा। साथ के साथ जो कैटेगरी 3 यहाँ पे जो होगा वो यहाँ पे जो भी ऑटोनोमस बॉडी के अंदर जो भी एम्प्लॉई काम करते हैं या किसी PSU के अंदर कोई भी पेरेंट्स काम करते हैं तो उनके जो बच्चे होंगे उन्हें यहाँ पे कैटेगरी 3 के अंदर कवर कर लिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 4th कैटेगरी। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई होंगे चाहे वो नॉन ट्रांसफरेबल जॉब वाले हो या ट्रांसफरेबल जॉब वाले हो उन्हें यहाँ पे कैटेगरी 4 के अंदर कवर कर लिया जाएगा। और उसके बाद जो 5th कैटेगरी होगी वो होगी
पीएसयू या फिर कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रन की जा रही है, ठीक है, उनके जो एम्प्लॉय हैं, उनके जो बच्चे होंगे, ठीक है, उन्हें यहाँ पे कैटेगरी 5 के अंदर कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद लास्ट कैटेगरी 6 जो प्रोजेक्ट के केबी है उसके अंदर उन्हें कवर किया जाएगा, जो कि इन पांचों कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, यानी कि लास्ट कैटेगरी उनकी होने वाली है। यानी 6 कैटेगरी में वो सभी स्टूडेंट्स कवर होंगे जो कि ऊपर की जो 5 कैटेगरी है जिसके अंदर वो नहीं आ रहे हैं। तो आई होप अभी तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ कोई भी टर्म क्लियर नहीं हो रहा है, तो नीचे कमेंट में लिख करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर और भी क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे इसके अंदर जो 5th पॉइंट है वो एलिजिबिलिटी, यानी कि बच्चे की एज क्या होगी क्लास वाइज, उसके बारे में समझते हैं। अगर आपका बच्चा क्लास 1 में एडमिशन आप अपने बच्चे का करवाना चाह रहे हैं तो उसकी जो मिनिमम एज है 6 ईयर होनी चाहिए, और ये एज लिमिट 8 ईयर तक भी जा सकती है। यानी कि 6 ईयर से लेकर के 8 ईयर के बीच में ये जो उसकी एज होगी उसे क्लास 1 के अंदर एडमिशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा क्लास 2 में जो एडमिशन किसी बच्चे का आप करवाना चाहते हैं तो उसकी जो एज होगा मिनिमम एज 7 ईयर होना चाहिए, बट जो मैक्सिमम एज है 9 ईयर तक हो सकती है। यानी कि 7 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए, 9 से लेस देन होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो 3rd क्लास में एडमिशन अगर आप अपने बच्चे का करवा रहे हैं तो आपकी बच्चे की जो एज होगी वो 8 ईयर होनी चाहिए और 10 ईयर से लेस देन होना चाहिए। यानी ये कह सकते हो 8 to 10 ईयर के बीच में बच्चे का एज होना चाहिए, बस 10 ईयर कवर नहीं होना चाहिए, 10 ईयर से लेस देन उसकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा क्लास 4th में या क्लास 5th में अगर किसी बच्चे का एडमिशन आप लोग करवाना चाह रहे हैं तो उसकी मिनिमम एज जो है वो 9 ईयर होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो हो उसकी वो 11 ईयर से लेस देन होना चाहिए, चाहे एक दिन कम हो, ठीक है, उसका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास 6 की बात करें तो क्लास 6 के अंदर मिनिमम एज जो है वो 10 ईयर और मैक्सिमम एज जो होगी वो 12 ईयर से लेस देन होनी चाहिए। इसी तरह से क्लास 7 की बात करें तो मिनिमम एज या 11 ईयर हो सकती है और मैक्सिमम एज जो है वो 13 ईयर से लेस देन होगी। इसी तरह से क्लास 8 की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 12 ईयर्स होगी और मैक्सिमम एज यहाँ पे 14 ईयर्स होने वाली है। उसके बाद क्लास 9 की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 14 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो होगा 15 ईयर से लेस देन होनी चाहिए। और इसी के बाद नेक्स्ट क्लास 10th की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 14 ईयर्स और मैक्सिमम एज 16 ईयर से लेस देन होनी चाहिए। यानी कि अभी तक हम लोगों ने एज के बारे में ये डिस्कशन कर लिया कि हर क्लास वाइज बच्चे की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। एज की जो कैलकुलेशन के लिए जो डेट डिसाइडेड है वो ये है कि 31 मार्च है, लेकिन इसके अंदर 1 अप्रैल को भी कंसीडर कर लिया जाएगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एज की कैलकुलेशन आप समझ सकते हैं कि बच्चे की एज जो है 1 अप्रैल को ये मिनिमम एज हो जानी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है उससे कम होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद जैसे एज एलिजिबिलिटी के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक। अच्छा, अब बात करते हैं क्लास 11th के लिए कि क्लास 11th में एडमिशन के लिए क्या क्या चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्लास 11th में एडमिशन के लिए और इसके अलावा क्लास 12th में एडमिशन के लिए कोई मिनिमम एज या मैक्सिमम एज के बारे में कोई ऐसे मेंशन इस पॉलिसी के अंदर नहीं है, बट इसमें एक चीज बोली गई है कि क्लास 11th में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, कोई बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं या क्लास 12th के लिए, तो उसमें बस ये ध्यान रखना चाहिए जो क्लास 11th में अगर एडमिशन ले रहा है तो उसकी एज क्लास 10th के जस्ट बाद उसको 11th पास आउट होना चाहिए। यानी कि उसकी स्टडी के अंदर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे उसने क्लास 10th पास आउट हुआ है उसके तुरंत बाद उसका क्लास 11th में एडमिशन होना चाहिए। अगर बीच में कोई गैप आ रहा है तो उस बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं हो पाएगा। सेम क्लास 12th के लिए भी है, यानी कि क्लास 11 जैसे जिस ईयर उसने पास आउट हुआ है तो उसी साल उसको क्लास 12th में एडमिशन लेना है। अगर इस बीच में स्टडी में कोई गैप आ रहा है तो उसमें गैप आने की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बस ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। साथ के साथ कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पे बच्चों को मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चिल्ड्रन विद जो स्पेशल नीड होते हैं उन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे 2 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि जो अपर एज होगी, मान लेते हैं अगर 10 ईयर अपर एज है तो उसे 12 ईयर तक भी उसका एडमिशन किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हें ही ये बेनिफिट दिया जाएगा, बाकियों को ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन गाइडलाइन के अंदर जो 5th पॉइंट है इसे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्लास की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, और साथ के साथ हम लोग ये डिस्कस भी करेंगे कि क्लास की स्ट्रेंथ के बाद कि क्लास में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद जो एडमिशन की अथॉरिटी किसको होगी उसके बारे में। तो क्लास की जो स्ट्रेंथ की बात करें केंद्रीय विद्यालय के अंदर वो 40 स्ट्रेंथ होने वाली है। यानी कि हर एक क्लास में 40 तक जो बच्चों की स्ट्रेंथ है, यहाँ पे अथॉरिटी जो एडमिशन देने की होगी वो प्रिंसिपल को होगी, ठीक है। और एडमिशन के लिए जो लास्ट डेट होगी वो 30 जून तक होगी। ये बात कर रहा हूं मैं क्लास 1 से लेकर के
क्लास 9th क्लास 10 तक, ठीक है, इसके बारे में, और इसके अलावा क्लास 12th के बारे में। लेकिन अगर क्लास 10th के बाद जो क्लास 11th में जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, ये डिपेंड करता है कि क्लास 10th का रिजल्ट कब आ रहा है। जैसे क्लास 10th का रिजल्ट आएगा उसके 30 डेज तक ही यह एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि इसका डेट अभी डिसाइडेड नहीं है क्लास 11th के लिए। बाकी के लिए जो एडमिशन की जो लास्ट डेट होगी, एडमिशन प्रोसेस जो फाइनल जो क्लोजिंग होगी उसकी 30 जून तक ये सारा काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जैसे 40 की क्लास की स्ट्रेंथ होगी, उसके बियॉन्ड भी अगर जाता है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से एडमिशन होगा। देखिए, क्लास 1 और क्लास 2, ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 की जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होगी वो 40 हो सकती है, उससे ऊपर नहीं होगी। लेकिन उसके रिमेनिंग जो क्लासेस यानी क्लास 3rd ऑनवर्ड जो क्लासेस होंगी, इसकी स्ट्रेंथ 45 तक जा सकती है, ठीक है। और ये एडमिशन प्रोसेस है, ये 31 अक्टूबर तक भी जा सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रोसेस जब भी कंप्लीट होगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ये एडमिशन कैटेगरी 1 और 2 वाले, यानी कि एडमिशन कैटेगरी 1 एंड 2 के जो स्टूडेंट्स होंगे, सिर्फ उन्हीं को ही एडमिशन इसके अंदर दिया जाएगा। देखिए, जो स्कूल सिविल सेक्टर के या डिफेंस सेक्टर के आते हैं, लेकिन वो सारे स्कूल जहां पे प्रोजेक्ट सेक्टर के स्कूल है, यहाँ पे कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 3 तक के जो पेरेंट्स जो सर्विस कैटेगरी होंगी उनको एडमिशन दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिजर्वेशन के बारे में, कि केंद्रीय विद्यालय में किस किस को रिजर्वेशन कितना मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय में जो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं उन्हें यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, और इसके साथ साथ जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उन्हें भी यहाँ एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ये हम लोग एक एक करके सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ जो ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें भी यहाँ रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन ओबीसी में ध्यान रखने वाली बात ये है, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वाले ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएंगे, यानी कि जो अगर क्रीमी लेयर के अंदर जो ओबीसी हैं उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। एससी के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीट रिजर्व रहेगी, 7.5 यहाँ पे परसेंटेज जो होगी वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रहेगी। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी का मतलब यहाँ पे जो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आती, यानी नॉन क्रीमी लेयर वाले जो होंगे उनको यहाँ पे 27% यहाँ पे सीट रिजर्व रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा 3% सीट जो है वो रिजर्व रहेगी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगी, और वो सिर्फ 3% होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एडमिशन गाइडलाइन के अंदर क्या क्या चीजें बताई जा रही है। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने ये सारी चीजें समझ ली, इसके बाद नेक्स्ट है 7th पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। 7th पॉइंट में बोला जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो टीसी केसेस है, यानी कि एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय में अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी, यानी फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है उसे समझते हैं। यहाँ पे एडमिशन तभी होगा, ये फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर पेरेंट्स का यहाँ पे किसी तरह से ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे पेरेंट्स का अगर ट्रांसफर की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर पेरेंट्स का अगर वन प्लेस से दूसरे प्लेस पेरेंट्स अगर शिफ्ट कर रहा है अपने जॉब की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से यहाँ अगर शिफ्ट कर रहा है, इस केसेस में बच्चों का एडमिशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी 1 से लेके 4 तक के तो उन्हें एडमिशन यहाँ पे दिया जा सकता है। लेकिन जब अगर कैटेगरी 5 की बात करें तो कैटेगरी 5 के लिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डीसी से यानी डेप्यूटी कमिश्नर से उसे प्रियोर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही बच्चे का केंद्रीय विद्यालय यानी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो पाएगा। यानी कि बाकी जैसे कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 4 तक के जो एडमिशन कैटेगरी के अंदर है, इनका एडमिशन तो पेरेंट्स के ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन कैटेगरी 5 के जो है यहाँ पे उनकी डीसी की अप्रूवल यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर जिस भी रीजन के अंदर वो केंद्रीय विद्यालय कवर होता है, अगर उनका अप्रूवल है तो ही एडमिशन हो पाएगा। अच्छा, अगर क्लास की स्ट्रेंथ 50 से बियॉन्ड जाती है तो इस केसेस में बिना डेप्यूटी कमिश्नर के अप्रूवल के एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। सेकंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो एम्प्लॉई ऐसे हैं जो कि किसी डिफेंस सेक्टर के अंदर है या फिर पैरामिलिट्री के फोर्स के अंदर वो रहते हैं, लेकिन उनका पेरेंट्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स के ट्रांसफर के बिना भी उनके बच्चों का किसी एक केंद्रीय विद्यालय से दूसरे केंद्रीय विद्यालय के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है अगर वो पेरेंट्स किसी नक्सल अफेक्टेड एरिया में रहते हैं तो उस केसेस में। और यहाँ पे क्लास की स्ट्रेंथ अगर 50 से बियॉन्ड चली जाती है एडमिशन के टाइम पर, तो यहाँ पे बिना डीसी यानी डेप्यूटी कमिश्नर के अप्रूवल के एडमिशन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे 50 तक अगर स्ट्रेंथ क्लास रहती है तो यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, लेकिन 50 से बियॉन्ड जाएगी तो यहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर के अप्रूवल चाहिए, उसके बाद ही उस बच्चे का एडमिशन यहाँ पे हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसके अंदर पेरेंट्स का ट्रांसफर नहीं है, यानी कि पेरेंट्स का ट्रांसफर ना होने की कंडीशन में बच्चे का एडमिशन दूसरे केवी में कैसे हो सकता है, तो इसमें डेप्यूटी कमिश्नर का अगर अप्रूवल है, प्रियोर अप्रूवल है, तो इस केस में बच्चे का एडमिशन हो सकता है दूसरे केंद्रीय विद्यालय में, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो लोकल ट्रांसफर है उसके बारे में, और साथ के साथ चेंज
करने के बारे में, शिफ्ट अगर कोई बच्चा चेंज करना चाहता है। देखिए लोकल ट्रांसफर का मीनिंग यहाँ पे ये है किसी एक स्टेशन पे मल्टीपल केबी हो, यानी किसी सिटी के अंदर एक से ज्यादा जब केबी होता है तो बच्चा एक केबी से दूसरे केबी में जाना चाहता है तो उस केस को हम लोग यहाँ पे लोकल ट्रांसफर कंसीडर कर लेते हैं। शिफ्ट चेंज का मतलब ये है कि अगर कोई केंद्रीय विद्यालय 2 शिफ्ट में रन कर रहा है तो मॉर्निंग शिफ्ट से इवनिंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट कोई अपना ट्रांसफर करवाना चाहता है, शिफ्ट कराना चाहता है, तो उसे यहाँ कंसीडर किया जाएगा, जिसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी पेरेंट्स का अकोमोडेशन चेंज हुआ है, यानी कि किसी स्टाफ क्वार्टर में रहता है, यानी कि गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहता है और उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इस केसेस में बच्चे का एडमिशन दूसरे केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। या फिर उस पेरेंट्स ने अपना घर परचेज कर लिया, किसी और जगह शिफ्ट कर लिया, तो उस केसेस में उस बच्चे का एडमिशन हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बच्चे की या फिर बच्चे के पेरेंट्स की किसी मेडिकल रीजन है, यानी कि कोई मेडिकल अर्जेंसी है या फिर कोई सीरियस इलनेस है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे का ट्रांसफर दूसरे केंद्रीय विद्यालय में किया जा सकता है। सिविलियन केस का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कोई एक भाई या एक बहन किसी एक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है और दूसरा किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, तो उस बच्चे का भी ट्रांसफर दूसरे केंद्रीय विद्यालय में, यानी कि दोनों बच्चे एक जगह पढ़ सके, ऐसे भी ट्रांसफर ले सकते हैं, ऐसे भी एडमिशन करवा सकते हैं। और साथ के साथ शिफ्ट चेंज की बात करें तो यहाँ पे ये है क्या कि अगर कोई बच्चा मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ता है, उसका भाई या बहन दूसरे शिफ्ट में, यानी उसके सिबलिंग्स दूसरे शिफ्ट में पढ़ते हैं, तो वो किसी एक शिफ्ट में, यानी दोनों मॉर्निंग शिफ्ट में भी आ सकते हैं या दोनों इवनिंग शिफ्ट में भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं, यानी कि यहाँ शिफ्ट को चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 8 पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर एडमिशन के लिए अदर बोर्ड या फिर NIOS से जिन्होंने पास आउट हुए या फिर कोई ICSE बोर्ड से अगर पास आउट हुए, उनके बारे एडमिशन के बारे में। तो ये एडमिशन क्लास 11th में वो बच्चे करवा सकते हैं अगर उन्होंने क्लास 10th किसी दूसरे बोर्ड से पास आउट हुए हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर स्कूल के अंदर यानी केंद्रीय विद्यालय के अंदर 40 सीट्स रहती हैं, ठीक है, 46 से लेस देन सीट बच्चों का एडमिशन हो रखा है, सीट अगर अवेलेबल रहती है तो उस केस में ही इनका एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th में फ्रेश एडमिशन किस तरह से होगा। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये है कि जो क्लास की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 50 से बिलो होनी चाहिए। अगर 50 से अबव स्ट्रेंथ होगी तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर 50 से बिलो है, यानी कि क्लास की स्ट्रेंथ 40 से कम है, तो इस केस में क्लास 10th में और क्लास 12th में किसी भी बच्चे का एडमिशन हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंडीशन और भी है, एक एक करके इन सारी कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये कि जो बच्चा है जो प्रीवियस स्कूल में जहां पे भी पढ़ रहा है और अब जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले रहा है, तो दोनों जगह सेम कोर्स होना चाहिए, यानी कि उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो प्रीवियस स्कूल में था और करंट स्कूल में जिसमें केंद्रीय विद्यालय में आना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसका मिलना चाहिए, यानी कि सेम कोर्स उसका होना चाहिए। साथ के साथ उस बच्चे ने जो प्रीवियस क्लास होगी, जैसे मान लीजिए अगर क्लास 10th में अगर वो एडमिशन करवाना चाहता है बच्चा, तो क्लास 9th में जो उसके मार्क्स होना चाहिए एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से क्लास 11th का बच्चा जैसे पास आउट होकर 12th में जाता है, किसी एक स्कूल में 12th में पढ़ रहा है और उसके बाद 12th के में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहता है, तो उसके 55% मार्क्स जो होने चाहिए क्लास 11th में होना चाहिए। और इसके अलावा जो बाकी जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ये सारे जो गाइडलाइन जो रूल्स वगैरह डिस्कस किए, तो केंद्रीय विद्यालय का जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल भी होना चाहिए, यानी कि एज के हिसाब से और बाकी सीट वगैरह को ध्यान में रखते रखते हुए। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यानी कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो बच्चा पढ़ना चाहता है और वो जो सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहता है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उस केंद्रीय विद्यालय में होना चाहिए। अगर अवेलेबल होगा तब जाकर के ही उसे यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पे भी जो प्रियोरिटी कैटेगरी यानी एडमिशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एडमिशन होगा। जहाँ पे कैटेगरी 1 और 2 अगर केंद्रीय विद्यालय सिविल सेक्टर का है या डिफेंस सेक्टर का है, तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो कैटेगरी 1 यानी एडमिशन कैटेगरी 1 और एडमिशन कैटेगरी 2 के जो बच्चे होंगे उन्हें यहाँ पे प्रियोरिटी दी जाएगी। अगर कोई केंद्रीय विद्यालय किसी प्रोजेक्ट का है या फिर कोई IHL कैटेगरी के अंदर आता है, तो यहाँ पे कैटेगरी 1, 2 और 3 के अंदर जो बच्चे आते हैं उन्हें पहले प्रियोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक अब आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इस जनरल गाइडलाइन के अंदर वो ये है कि यहाँ पे वेकेंट सीट रह जाती है। सपोज कर लीजिए 30 जून तक भी अगर सीट वेकेंट रह जाती है किसी भी कंडीशन में, तो जो जिस भी केंद्रीय विद्यालय में ये कंडीशन रहती है, उस केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो डेप्यूटी कमिश्नर है उनके पास ये पावर होगी कि वो जो रिमेनिंग सीट्स है उसके लिए दोबारा से एडमिशन बच्चों का स्टार्ट करवा सकते हैं। और ये एडमिशन प्रोसेस जो होगा 30 जुलाई तक, ठीक है, यानी कि 30 जून वाली
वाली जो डेट है उसे एक्सटेंड करके 31 जुलाई तक लेके जाया जा सकता है और ये सीट जो भी है, जो वेकेंट रह गई है, इसे फिलफिल किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये सारे गाइडलाइन के अंदर जो ये पूरे 10 पॉइंट मैंने आपके साथ जो डिस्कस किए, सारी चीजें 1 बाय 1 जो डिस्कस किया, ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं स्पेशल प्रोविजन का। तो केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का जब एडमिशन होता है उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन है जिसमें कुछ बच्चों का एडमिशन सबसे पहले किया जाता है। ऐसे कौन से बच्चे हैं, 1 बाय 1 एक ही करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो केवीएस एम्प्लॉई हैं, यानी कि जो कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर काम करते हैं, उनके बच्चों का एडमिशन सबसे पहले यहाँ पे किया जाएगा। क्लास के जब एडमिशन होगा उसमें एडमिशन करते टाइम यहाँ पे यहाँ उन्हें एक एडमिशन टेस्ट वगैरह क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका एडमिशन होगा। अदरवाइज बाकी क्लासेस में क्या है, नॉर्मल प्रोसीजर है कि जो भी बच्चा अगर उनके पेरेंट्स केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उनका एडमिशन डायरेक्टली हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनकी डेथ ऑन ड्यूटी हो गई है तो उनके बच्चों का भी यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के अंदर सबसे पहले एडमिशन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो है जिनके पेरेंट्स को परमवीर चक्र या महावीर चक्र या फिर वीर चक्र या फिर अशोक चक्र, कृति चक्र, शौर्य मेडल, सेना मेडल या फिर नौसेना मेडल या फिर वायुसेना मेडल, इस तरह की अगर अवार्ड किसी के पेरेंट्स को अगर मिला हुआ है, यानी कि वो रिसिपिएंट हैं इस तरह के अवार्ड के, तो उनके बच्चों का एडमिशन भी डायरेक्टली सबसे पहले किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के द्वारा कहीं मेरिटोरियस परफॉर्मेंस की गई है किसी फील्ड में, तो उन बच्चों का एडमिशन भी यहाँ पे सबसे पहले किया जाएगा। ऐसे वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने खेलो इंडिया गेम के अंदर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन उन्होंने ग्रैब किया है, तो ऐसे बच्चों का एडमिशन भी सबसे पहले किया जाएगा। या फिर उन्होंने स्कूल गेम्स के अंदर, जैसे SGFI गेम्स होते हैं, उसके अंदर कोई मेडल वगैरह उन्होंने सिक्योर किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन स्कोर किए, तो उन बच्चों का एडमिशन भी सबसे पहले किया जाएगा। साथ ही साथ CBSE के जो एग्जाम है, जैसे 10th 12th में जैसे CBSE एग्जाम होता है, किसी बच्चे ने 10th में अच्छे मार्क्स लिए तो उन बच्चों का भी रैंक वगैरह उनकी आई है तो उनका एडमिशन भी पहले किया जाएगा। साथ के साथ नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे किसी गेम में उन्होंने कोई पोजीशन सिक्योर की है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उन बच्चों का भी एडमिशन सबसे पहले किया जाएगा। तो ये कुछ प्रोविजन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे कोई बच्चा ऐसा है जिसे स्काउट एंड गाइड के अंदर एक्टिविटी के अंदर उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, तो ऐसे बच्चों का भी एडमिशन डायरेक्टली किया जाएगा। साथ के साथ कोई ऐसा बच्चा है जिसे नेशनल बाल भवन के द्वारा उन्हें बाल श्री का अवार्ड मिला हुआ है या फिर उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला हुआ है, तो ऐसे बच्चे का एडमिशन भी सबसे पहले किया जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसने फाइन आर्ट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उसे नेशनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर उन्हें कला उत्सव विनर रह चुका है बच्चा, या फिर उसे नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कोई ऐसा प्राइज या रिकॉग्नाइज ये इंस्टीट्यूशन करती है, तो उन बच्चों का भी एडमिशन डायरेक्टली किया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 में किसी पेरेंट्स की डेथ हो गई है, उनके जो बच्चे हैं तो उन्हें भी यहाँ पर डायरेक्टली उनका एडमिशन दिया जाएगा। साथ के साथ उन बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप करने के लिए एक स्कीम भी है जिसके अंदर PM श्री स्कीम के अंदर उन्हें, यानी कि प्राइम मिनिस्टर केयर के द्वारा उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा एक स्कूल के अंदर। यानी कि एक स्कूल में अगर टोटल कैपेसिटी कितनी भी हो, जिसके अंदर 10 ऐसे बच्चों को इस तरह की फैसिलिटी दी जा सकती है, और साथ के साथ एक क्लास के अंदर मैक्सिमम ये जो फैसिलिटी दी जाएगी वो 2 बच्चों की दी जाएगी। यानी कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड-19 के अंदर, तो उन बच्चों का एडमिशन डायरेक्टली इस केंद्रीय विद्यालय में किया जा सकता है। और बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक केंद्रीय विद्यालय के अंदर मैक्सिमम 10 ऐसे बच्चों का एडमिशन हो सकता है, और एक सिंगल क्लासरूम के अंदर जो अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसमें मैक्सिमम 2 बच्चों का एडमिशन हो सकता है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं उनके जो बच्चे हैं उनका भी एडमिशन डायरेक्टली हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो स्कूल सेना के द्वारा, यानी कि सेना की जो यूनिट होती है, आर्म फोर्स वगैरह को जो रन करती है, उनकी जो यूनिट होती है उसके द्वारा अगर कोई स्कूल रन की जा रही है और उसके अंदर CBSE करिकुलम है, यानी कि NCERT सिलेबस फॉलो होता है, CBSE के द्वारा करिकुलम फॉलो किया जाता है, तो इस तरह के जो स्कूल हैं जो कि आर्म फोर्स के द्वारा स्कूल चलाए जाते हैं, तो उनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ करके केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहे तो उनका एडमिशन भी डायरेक्टली किया जाएगा। ये स्कूल हो सकते हैं आर्मी के द्वारा या एयरफोर्स के द्वारा या नेवी के द्वारा या फिर पैरा मिलिट्री के द्वारा या फिर असम राइफल वगैरह, ठीक है। तो इनके द्वारा जो भी स्कूल रन किए जाते हैं तो उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में डायरेक्ट होगा। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन बच्चों का जो घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 8 किलोमीटर तक ही होगा, उससे ज़्यादा होने पर उनका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजन है जिसके बारे में आपको
पता होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय में स्पेशल प्रोविज़न क्या क्या है। और ये जो प्रोविज़न मैंने आपको डिफेंस से रिलेटेड जो बताया कि डिफेंस के रिलेटेड जो स्कूल चल रहे हैं और वो बच्चे अगर केंद्रीय विद्यालय में आना चाहते हैं, बस उसमें पेरेंट्स जो हैं अगर उनके डिफेंस में है तो इस कंडीशन में मिलेगा, यानी कि सन एंड डॉटर को तो फैसिलिटी मिलेगी इसके अंदर, लेकिन अगर कोई ग्रांड सन है या ग्रांड डॉटर है उन्हें ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, सिर्फ डॉटर और सन के लिए ये फैसिलिटी है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं एडमिशन गाइडलाइन के पार्ट सी के बारे में, जिसमें प्रोसीजर फॉर एडमिशन के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 हर एक पैरा को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला जो फर्स्ट पैरा है इसमें पब्लिसिटी के बारे में, यानी कि ये जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट जैसे हो रहा है तो रीजनल ऑफिस क्या करेगा कि एडमिशन प्रोसेस की पब्लिसिटी के लिए लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालेगा, ताकि बाकी जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि केंद्रीय विद्यालय में वो अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। साथ के साथ ये क्लैरिटी लोगों को मिल सके कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होना जरूरी नहीं है पेरेंट्स का, बल्कि ये यहाँ पे सभी के लिए ओपन है, यानी कि कोई भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवा सकता है। बट यहाँ पे सर्टन रिजर्वेशन या कुछ प्रोविजन है, उसको बस ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे SC ST OBC के अलावा चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले जो है बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं रिजर्वेशन के लिए, ताकि उन बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो सके। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग उन्हें ये रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पैरा, और सेकंड पैरा जो हमारे इस पार्ट सी एडमिशन गाइडलाइन के अंदर है वो रजिस्ट्रेशन का है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इस पैरा के अंदर क्या क्या डिस्कस किया जा रहा है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर वैकेंसी नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया जाएगा। जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा, बाकी जो रिमेनिंग क्लासेज हैं यानी कि क्लास 2 ऑनवर्ड जो एडमिशन प्रोसेस है ये ऑफलाइन होगा। अगर किसी स्कूल में क्लास 2 ऑनवर्ड कोई वैकेंसी नहीं होती है तो वहाँ पे क्लास 2 ऑनवर्ड बाकी जो क्लासेज हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया जाएगा। अगर स्कूल में वैकेंसी रहती है तो स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन कि किस क्लास में कितनी वैकेंसी है, उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। इसके लिए सेकंड एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा स्कूल लेवल पर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको एडमिशन से रिलेटेड पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लास 11 का जो एडमिशन होगा ये एडमिशन क्लास 10 के रिजल्ट के बाद आएगा, यानी कि जब भी क्लास 10 का रिजल्ट आएगा उस दिन से ही क्लास 11 के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे। और ये जो प्रोसेस है विद इन 30 डेज, यानी कि जिस डेट पर रिजल्ट आ रहा है क्लास 10 का उसके विद इन 30 डेज में इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि क्लास 1 का जो एडमिशन है ये ऑनलाइन होगा, बाकी रिमेनिंग जो क्लासेस है वो सारी क्लासेस के लिए ऑफलाइन प्रोसेस है एडमिशन के लिए, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होगा। सिर्फ 1 क्लास के अंदर ही यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसीजर रहेगा, या फिर बाल वाटिका 1 के लिए। ठीक है, एज ए पेरेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप अपने बच्चे के लिए एडमिशन करवा रहे हैं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर या फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर, कि जो आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रॉपर पूरे होने चाहिए, फॉर्म को आपने कंप्लीट फिल किया हो। अगर फॉर्म कंप्लीट फिल नहीं है या फिर उसके अंदर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो इस केसेस में आपका जो एडमिशन है वो डिनाई किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म फिलअप करते हुए आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पैरा 3 के बारे में, जिसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के टाइम पे। तो सबसे पहले एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, यानी क्लास 1 में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट आपको स्कूल के पास ये प्रोवाइड आपको करना होगा। और ये जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा ये आपके जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी होगी या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा या फिर विलेज पंचायत होगा, वहाँ से आप ये बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। या फिर मिलिट्री हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे का बॉर्न हुआ है तो वहां से भी आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि ताकि यहाँ पे बच्चे की एज के बारे में वेरिफिकेशन की जा सके कि बच्चे की एडमिशन के लिए क्या एज है। क्लास 1 से लेके 8 तक के लिए ये बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, इसके बिना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर किसी रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे SC ST OBC या फिर इसके अलावा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैटेगरी के अंदर आपका बच्चा अगर आता है तो उस केस में आपको उससे रिलेटेड भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। जैसे कोई बच्चा चाइल्ड विद स्पेशल नीड कैटेगरी के अंदर आता है तो उसके लिए सिविल सर्जन का यहाँ पे उसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा, ताकि बच्चे जो 3% जो रिजर्वेशन उन बच्चों के लिए जो स्पेशल प्रोविजन है इसका बेनिफिट वो उठा सके। साथ के साथ यहाँ पे पेरेंट्स का सर्विस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर कोई भी पेरेंट्स कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 4
मोड के अंदर अगर आता है, या अगर केंद्रीय विद्यालय सिविल सेक्टर का और डिफेंस सेक्टर का है, और अगर कोई केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट के अंदर है या IHL कैटेगरी के अंदर केंद्रीय विद्यालय है, तो वहाँ कैटेगरी 1 से लेकर के कैटेगरी 5 तक के जो पेरेंट्स हैं, जो सर्विस कैटेगरी है, उन्हें अपना सर्विस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा ताकि उनके सर्विस को वेरीफाई किया जा सके। साथ के साथ जो डिफेंस के जो एम्प्लॉई हैं उन्हें रिटायरमेंट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इसके अलावा यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए भी उन्हें एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि बच्चों का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया जा सके। इस पैरा के अंदर एक नोट भी मेंशन किया गया है कि किसके तहत एडमिशन नहीं भी हो सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी हो सकते हैं। देखिए, जब भी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि केंद्रीय विद्यालय में किसी बच्चे का एडमिशन होगा, बल्कि जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर पेरेंट्स फुलफिल करते हैं तो इस केस में ही एडमिशन होगा। यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बच्चे को राइट टू एडमिशन यहाँ पे मिल रहा है, बल्कि किसी सर्टन अगर फॉर्म कंप्लीट नहीं है तो इस केस में जो बच्चों का जो एडमिशन फॉर्म आपने भरा है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। साथ के साथ अगर आप लोगों ने किसी तरह का रॉन्ग सर्टिफिकेट अगर प्रोवाइड करते हैं तो इस कंडीशन में भी बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। क्लास 1 का जो एडमिशन होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। लेकिन क्लास 2 ऑनवर्ड बाकी जो क्लासेस हैं इन सब का एडमिशन ऑफलाइन मोड में होने वाला है। इसके अलावा कैटेगरी 1, 2, 3 और कैटेगरी 4 के अंदर जो भी पेरेंट्स आते हैं उन्हें यह ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को यहाँ सर्विस सर्टिफिकेट यहाँ प्रोवाइड करना होगा ताकि उनकी सर्विस की वेरिफिकेशन की जा सके। अगर ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इस केस में भी एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं। बात करते हैं कुछ मेजर टर्म्स जो इस पॉलिसी के अंदर यूज होने वाले उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप का मतलब यहाँ पे ये है कि जो शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं जो बच्चे, या फिर जो बच्चे शेड्यूल ट्राइब के अंदर आते हैं, या फिर सोशली या फिर एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास जो आती है, वो यहाँ पे डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर आएंगे। साथ के साथ वो बच्चे जो कि स्पेशल नीड, जिनको अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आप कह सकते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर कवर होते हैं। इसके साथ साथ कुछ वीकर सेक्शन जो हैं उसके बारे में डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इस पॉलिसी में उसे किसे बताया जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मिनिमम इनकम जो डिसाइड किया जाता है, उस इनकम से अगर किसी की एनुअल इनकम कम होती है किसी पेरेंट्स की, तो उस कंडीशन में उसे वीकर सेक्शन ग्रुप के अंदर उसे कवर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है नेबरहुड की डेफिनेशन के बारे में, कि नेबरहुड का मतलब यहाँ पे ये, अगर कोई जो सिटी के अंदर कोई स्कूल लोकेटेड है, सिटी के अंदर कोई बच्चा रहता है यानी अर्बन एरिया के अंदर रहता है, तो नेबरहुड की जो डेफिनेशन होगी वो 5 किलोमीटर होने वाली है। अगर जो स्कूल है और जो बच्चे जहाँ रहते हैं वो एरिया विलेज वाला एरिया है, यानी कि ये फर्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर, यानी कि मेजर सिटी या अर्बन एरिया के अंदर कवर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में जो केंद्रीय विद्यालय होगा उसके लिए 8 किलोमीटर का रेडियस डिसाइड किया जाएगा। यानी कि नेबरहुड की डेफिनेशन यहाँ पे 8 किलोमीटर होगी, सिटी के अंदर 5 किलोमीटर की होगी। अब बात करते हैं कि विद्यालय के अंदर जो कमेटी फॉर्म की जाएगी ऑफलाइन लॉटरी के लिए, उसके मेंबर के बारे में। तो देखिए, 5 मेंबर की कमेटी होगी जिसके अंदर जो सबसे पहले हेड जो होंगे वो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। इसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा एक टीचर को यहाँ नॉमिनेट किया जाएगा एज ए मेंबर। इसके अलावा जो स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनके जो पेरेंट्स होंगे उन्हें भी यहाँ मेंबर बनाया जाएगा इस कमेटी का, जिसमें से 2 पेरेंट्स को यहाँ कंसीडर किया जा सकता है मेंबर, जिसमें से 1 मेंबर जो होगी वो फीमेल होनी मैंडेटरी है। साथ के साथ यहाँ पे VMC मेंबर भी यहाँ पे एज ए मेंबर कमेटी का एक मेंबर हो सकता है, जिसे नॉमिनेट किया जाएगा VMC के चेयरमैन के द्वारा, यानी कि विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा एक मेंबर को यहाँ नॉमिनेट किया जाएगा। इस तरह से 5 मेंबर की एडमिशन की एक कमेटी होगी, जिसमें अगर स्कूल चाहे तो एक मेंबर और भी ऐड कर सकता है। क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक में किसी भी एक बच्चे को इसमें एडमिशन कमेटी का एक मेंबर बनाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि स्कूल के अंदर एडमिशन के बाद जो फी के बारे में या फिर किसी अलग तरह के जो कंसेशन होते हैं उसके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट फॉलो होता है, जिसके अंदर 25 सीट्स जो है रिजर्व है, यानी कि 40 में से 10 सीट जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एडमिशन किया जाएगा। इन बच्चों की यहाँ पे कोई भी फी नहीं लगने वाली है। इसके साथ साथ जो बच्चे क्लास 1 के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट में जिनका एडमिशन हो जाता है, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक उनकी कोई भी फीस या नहीं लगने वाली है। साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे पेरेंट्स जो है उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इसके लिए। और जो एड्रेस के रिगार्डिंग में जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि यह नेबरहुड की डेफिनेशन होगी। जो अर्बन एरिया है वहाँ पे ये 5 किलोमीटर है, और जो रूरल एरिया है तो वहाँ पे जो नेबरहुड की जो डेफिनेशन है वह 8 किलोमीटर का रेडियस होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फी और कंसेशन के बारे में पैरा 6 में बताया गया है।
इसके अलावा एक बात और है लास्ट में, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये बताया गया है कि अगर कोई पेरेंट्स सर्विस के अंदर हैं और उन्हें फी रिइंबर्समेंट की फैसिलिटी मिलती है तो उसे आरटीई एक्ट के तहत उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो कंसेशन मिलता है उन्हें इस तरह का प्रोविजन नहीं है, यानी कि उन्हें किसी भी तरीके का कंसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 7 पैरा में ये बताया गया है कि क्लास सेकंड से लेकर के क्लास 8 तक का जो एडमिशन किया जाएगा ये ऑफलाइन मोड में होगा, और ऑफलाइन मोड में तभी होगा अगर स्कूल में सीट वैकेंट है। अगर सीट वैकेंट नहीं है तो इस कंडीशन में इनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि डिपेंड करता है अगर स्कूल के अंदर सीट वैकेंट रह जाती है क्लास 2 से लेकर क्लास 8 में, तब जाकर के ही ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, और ये जो एडमिशन होगा वो ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट किया जाएगा। बाकी बालवाटिका 1 और क्लास 1 में जो एडमिशन है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है 8 पैरा में बोला गया कि क्लास 9th में एडमिशन किस तरह से होगा। क्लास 9th में एडमिशन के लिए एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और ये जो एडमिशन टेस्ट होगा ये टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है। इस 100 मार्क्स में 5 सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी या सोशल साइंस और साइंस के सब्जेक्ट कवर होंगे। हर एक सब्जेक्ट के 20 मार्क्स होगा, तो कुल मिला के यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। उसके बेसिस पे जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसके बेसिस पे क्लास 9th में एडमिशन कंडक्ट किया जाएगा। बस यहाँ पे ये है कि मिनिमम क्राइटेरिया है कि 33% मार्क्स तो लाना मैंडेटरी है, लेकिन अगर वो बच्चा SC ST या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाली कैटेगरी के अंदर आता है तो उनके लिए ये 25% मार्क्स लेकर के आना मैंडेटरी होगा। इस बेसिस पे जो भी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही क्लास 9 के बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में किया जाएगा। अब बात करते हैं क्लास 11th में एडमिशन के बारे में कि क्लास 11th में केवी स्टूडेंट्स का एडमिशन किस तरह से होगा। यहाँ पे क्लास में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगी वो 50 से ऊपर नहीं जा सकती है, और इसके अलावा जो बच्चों का जब 11th में एडमिशन होगा इसमें बच्चे जो भी स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं उसके लिए पेरेंट्स का कंसेंट होना मैंडेटरी है। उसके बाद ही बच्चे को उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे वो स्ट्रीम प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो 11th क्लास में जो एडमिशन है वो नॉन केवी स्टूडेंट्स का एडमिशन किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। देखिए, नॉन केवी स्टूडेंट का मतलब ये है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपनी क्लास 10th किसी और स्कूल में कंप्लीट की है, अब वो क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहता है केंद्रीय विद्यालय में, तो किस तरह से उनका एडमिशन कंडक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है, अगर सीट रहती है तभी उनका एडमिशन होगा, यानी कि सबसे पहले केवी जो स्टूडेंट है जिन्होंने केवी से केंद्रीय विद्यालय से 10th पास आउट किया है, सबसे पहले उन बच्चों का एडमिशन होगा। उसके बाद अगर सीट रहती है तब जाकर के नॉन केवी स्टूडेंट्स का केंद्रीय विद्यालय में 11th क्लास में एडमिशन किया जाएगा, और उसके लिए मेरिट डिसाइड होगी कि जिसके मार्क्स, जैसे सपोज कर लीजिए 2 बच्चों के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो कि जिन बच्चों का क्लास 10th में मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स है उस बच्चे का एडमिशन सबसे पहले किया जाएगा। लेकिन इस केस में कई बार ऐसा भी होता है कि मैथ्स में 2 बच्चों के मार्क्स एक जैसे हो गए, तो इस कंडीशन में जो उनके मैथ्स में मार्क्स और साइंस में दोनों के एग्रीगेट करके यानी टोटल करके जिसके भी मार्क्स ज़्यादा होगा उस बच्चे को एडमिशन सबसे पहले 11th क्लास में दिया जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आती है जहां साइंस और मैथ्स के टोटल करने के बाद भी बच्चों के मार्क्स टैली कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में बच्चों की डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। जिस बच्चे की एज ज़्यादा होगी उसका एडमिशन पहले किया जाएगा। क्लास 11th में एडमिशन के टाइम पे जो क्लास 11th की जो स्ट्रेंथ होगी वो 50 तक ही ली जा सकती है, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि क्लास 11th की स्ट्रेंथ अगर 50 से अबव हो जाती है तो उस केस में जो भी केंद्रीय विद्यालय है वो जिस भी रीजन में कवर होता है उस रीजन की जो डेप्यूटी कमिश्नर है उसके साथ डिस्कशन करके इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी फिलहाल 50 रहेगी, मैक्सिमम इतना ही जा सकता है, लेकिन ज़्यादा होने पे डीसी अगर अप्रूव करते हैं उस रीजन के तो ये इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट ये है कि क्लास 11th में एडमिशन लेते समय अगर कोई बच्चा ऐसा है जो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को लेना चाहता है लेकिन फिलहाल वो उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है और उसके बाद वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए क्लास 10th के एग्ज़ाम को किसी एक सब्जेक्ट के या फिर पूरे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दोबारा देता है और उसके बाद वो अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में उसे उसकी चॉइस का जो भी स्ट्रीम है वो बच्चा ले सकता है। साथ के साथ अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें क्लास 10th में उसकी सप्लीमेंट्री आई हुई है तो वो बच्चे जब उसके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे तब भी वो एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि एडमिशन ले सकता है। अब बात करते हैं कि मार्क्स के अकॉर्डिंग कभी कभी कुछ बच्चे जो स्पेशल बच्चे होते हैं जो किसी स्टडी के अलावा जो अदर जो कोकुलर एक्टिविटी होती है उसके अंदर वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो उन बच्चों को मार्क्स में या कुछ कंसेशन भी दिया जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं सबसे पहले हम स्पोर्ट्स और या गेम्स में कोई बच्चा अगर पार्टिसिपेट करता है SGFI गेम्स के अंदर
और उसमें कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पे 6% जो एग्रीगेट मार्क्स होंगे वहाँ पे इसे उस कंसेशन दिया जा सकता है। इसी तरह से अगर किसी बच्चे के पास एनसीसी है और उसने ए सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है और साथ के साथ उसने रिपब्लिक डे परेड में या फिर पीएम रैली में पार्टिसिपेट किया है, तो उसे भी 6% का यहाँ पे कंसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा कोई बच्चा स्काउट एंड गाइड लेके है और उसने राष्ट्रपति पुरस्कार जीता हुआ है, तो उस बच्चे को भी यहाँ 6% मार्क्स में यहाँ कंसेशन दिया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी कैटेगरी है जहां पे बच्चों को 4% मार्क्स का यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा केवीएस के नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करता है या स्टेट गेम्स में यानी स्टेट लेवल पे किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करता है, तो उन बच्चों को 4% मार्क्स का यहाँ कंसेशन दिया जा सकता है। साथ के साथ कोई बच्चा जिसने एनसीसी का ए सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है और इसके अलावा वो बेस्ट कैडेट का अवार्ड उसे मिला हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पे, तो ऐसे बच्चों को भी 4% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। या फिर स्काउट एंड गाइड में अगर बच्चे ने राज्य पुरस्कार कंप्लीट किया हुआ है या अवार्ड जीता हुआ है, साथ के साथ उसे 7 प्रोफेंसी बैचेस या स्काउट एंड गाइड के उसने अचीव किए हुए, तो ऐसे बच्चे को भी यहाँ पे 4% मार्क्स का यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा 2% रिलैक्सेशन किन किन बच्चों को दिया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे ने केंद्रीय विद्यालय के रीजनल स्पोर्ट्स मीट में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेशन किया है, तो उस बच्चे को यहाँ 2% मार्क्स का यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा किसी बच्चे ने एनसीसी का ए सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है, तो उसे भी 2% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो तृतीय सोपान अगर स्काउट एंड गाइड का कोई बच्चा कंप्लीट करता है और इसके अलावा 5 प्रोफेंसिव बैचेस वो कलेक्ट करता है, तो ऐसे बच्चों को भी यहाँ पे 2% का रिलैक्सेशन एग्रीगेट मार्क्स में दिया जाएगा। या फिर कोई बच्चा कोई एडवेंचर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, वो एक्टिविटी एटलीस्ट 10 डेज की होनी चाहिए, तो इस केस में भी उसे 2% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी कि क्लास 11th में एडमिशन के टाइम पे कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी बच्चों को कंसेशन के रूप में दिए जाएंगे। कुछ इस प्रकार थे ये। इसके अलावा कुछ बच्चे जो एससी कैटेगरी के या एसटी कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी की या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड कैटेगरी के हैं, तो इन बच्चों को भी एग्रीगेट मार्क्स में 4% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा जब वो क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो मैक्सिमम कंसेशन होगा, कई बार क्या होता है बच्चे किसी कोकुलर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ के साथ वो कास्ट कैटेगरी के अंदर भी कवर हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेनिफिट यानी कि मैक्सिमम कंसेशन जो है 6% मार्क्स से ज्यादा किसी को भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट में आप लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, इसका पार्ट ए जिसके अंदर मैंने वो सारी जानकारी आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं मालूम कि केंद्रीय विद्यालय का शेड्यूल क्या है, डेट क्या है, किस डेट पे कौन सा काम होना है, तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सजेशन है या फिर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख करके भी आप पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।